हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पी के सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्नर्स थ्योरी को कंप्लीट किया था और आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बच्चों कनेक्ट कीजिए, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं ताकि आप इन चीज़ों को समझिए कि एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है। बच्चों वर्नर्स थ्योरी के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो सिर्फ एक स्ट्रक्चरल थ्योरी थी, वो एक बॉन्डिंग थ्योरी नहीं थी। यानी कि वो हमें बता रहा था कि भाई लिगेंड कौन है, हमें प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। उसके अलावा हमने उसी जगह पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्डर कॉन्सेप्ट सीख लिया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑर्डर निकालना वो तो आपको जूनियर क्लासेस से चीज़ें आती है। लिगेंड वगैरह के बारे में हमने इंफॉर्मेशन लिया। यानी बेसिकली उसने हमें बताया कि अगर आपके पास अगर हम एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं, सपोज करो Fe होल 6, तो बोलेगे भैया देखो ये कहलाता है आपको बेसिक रेडिकल, ये हो गया सेंट्रल मेटल आयन, ये हो गया लिगेंड, ये जो नंबर है ये कहलाएगा आपको सेकेंडरी वैलेंसी, और यहाँ जो नंबर आएगा बच्चों ये कहलाएगा प्राइमरी वैलेंसी। अगर इधर कोई आ जाता, जैसे कि आप ये देखिए FeH2O होल 6 SO4, तो यहाँ तक की इंफॉर्मेशन के लिए ठीक था। जो वर्नर्स थ्योरी है यहाँ तक की इंफॉर्मेशन के लिए ठीक है। तो बेसिकली वर्नर्स थ्योरी ने आपको प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कॉन्सेप्ट दिया और ये बताया कि कौन से किसको सपोर्ट करता है। जैसे प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसको सपोर्ट करने वाले चार्ज होने चाहिए, न्यूट्रल इसको सपोर्ट नहीं करेगा। जबकि सेकेंडरी वैलेंसी सिर्फ एक नंबर है, उसको सपोर्ट कोई भी कर सकता है। तो बेसिकली वर्नर्स थ्योरी हमारे पास ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं था। अब आइए वीबीटी पे। वीबीटी भी कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारता बच्चों। वीबीटी भी एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये बहुत सिंपली आपको बताता है कि आपके पास एटम है, एटम जो सेंट्रल मेटल एटम की बात है, सेंट्रल एटम है, उसके पास ढेर सारे ऑर्बिटल हैं। वो ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइज हो जाते हैं, ठीक है। और वो हाइब्रिडाइज होकर क्या करते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं, मतलब हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाते हैं। और लिगेंड क्या करता है, उनको इलेक्ट्रॉन फेंक फेंक के उनको मारता है, ठीक है। उनको लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन फेंक के उन पे मारता है। बस यही होता है, यही है वीबीटी। अच्छा, तो वीबीटी बेसिकली प्यारे बच्चों एक कंप्लीट बॉन्डिंग थ्योरी है, जो कि वर्नर्स नहीं था। वर्नर थ्योरी एक बॉन्डिंग थ्योरी नहीं थी, लेकिन वीबीटी एक बॉन्डिंग थ्योरी है। यहां हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा, पहली बात ये सोचिए कि हमें क्या सीखने के लिए नहीं मिलेगा। हमें वर्नर्स ने ना कलर के बारे में बताया, ना मैग्नेटिज्म के बारे में बताया, ना रिएक्शंस के बारे में बताया, ठीक है। ना ही हमें जो है उसने स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बारे में बताया। वीबीटी भी ये सब नहीं बता रही है आपको। वीबीटी भी ये सब नहीं बताएगी, ना कलर बताएगी, ना स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड बताएगी, ना मैग्नेटिज्म के बारे में बताएगी, ठीक है। ना तो आपको रिएक्शंस के बारे में वीबीटी बताएगी। तो वीबीटी बताएगी क्या, वीबीटी आपको बॉन्ड बनाने का तरीका सिखाएगी कि किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि एक बॉन्डिंग थ्योरी है। यहाँ पर आपको सीखने के लिए मिलेगा कि एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन होते हैं, उसके बाद आपको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल कौन होते हैं, स्क्वायर प्लेनर में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में किस तरह से बॉन्डिंग पैटर्न होते हैं, किस तरह से बॉन्ड्स बनते हैं। बच्चों ये आपको स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपको कम से कम ये बता देगा। आपको देखिए, आप पता है आपको 11-12 में जब आप छोटे बच्चे थे तो आप लोगों ने वहां पर क्या किया था कि आपके जो टीचर्स ने आपको बोला कि देखो भैया ये रहा वीबीटी, ठीक है। उन्होंने बोला कि देखो जितने भी लिगेंड हैं, उन्होंने बताया ये रहा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये रहे वीक लिगेंड। ज्यादा बहुत अच्छे टीचर थे तो उन्होंने क्या कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद करा दी। आप बोला एक तरीके मुझे स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड का कॉन्सेप्ट आ गया, और आपने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जब लेके आए तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अंदर फिल कर दिया और बना दिया क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और जो आपके पास वीक लिगेंड थे तो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ नहीं धकेल पाए, तो क्या बना हमारे पास, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोला हमने उसको बोला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलो चाहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलो चाहे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलो। तो ये चीजें हैं वीबीटी का पार्ट, ये वीबीटी का पार्ट है। लेकिन इसको जो बढ़ाने का जो तरीका था वो कहीं ना कहीं गलत है। हमने क्या किया था बच्चों, हमने पूरा स्ट्रक्चर निकाल कर उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट निकाला था 11-12 में, लेकिन असल में वो गलत था। असल में आपको मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से स्ट्रक्चर बनाना है। रिलैक्स हो जाइए। आपने क्या किया था, आपको याद है आपने क्या किया था 11-12 में, आपने ये किया था कि आपको जैसे आपके टीचर ने बोला कि लो ये रहा K4 FeCN
हॉल 6 आपने बोला ये सर देखो साइनाइड जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सर, आयरन पे +2 है, S0 D6, ये रहा सर D6, ठीक है, और आपके पास 1 2 3 4 5 और 1 6, और बोला सर ये देखो ये रहा 3D, ये रहा 4S, ये रहा 4P, ठीक है, और सर ये हमारे पास 6 जो लिगेंड है सर हमारे पास CN- स्ट्रॉन्ग लिगेंड है सर, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो इसको धकेल के यहाँ पहुंचाएगा, ये इसको धकेल के यहाँ पहुंचाएगा, डी में 2 जगह खाली हुए D2sp3। बच्चों ये बात गलत है। अच्छा देखो मैं भी ये करेक्शन नहीं करता, आपको इसी गलत फहमी में जीने देता, लेकिन अब आप कॉलेज में जाओगे, किसी इंटरव्यू में जाओगे, अगर आप वहां पर VBT में गलती से भी स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड की बात कर दोगे तो आपको 0 मिलेगा, अंडा मिलेगा। तो हुआ क्या, तो हुआ ये था बच्चों कि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भैया ये रहा K4FeCN हॉल 6, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट उन्होंने पहले ही बता दिया कि μ = 0 BM, उन्होंने पहले ही बता दिया, उन्होंने आपको निकालने नहीं दिया। अब इसके बिहाफ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्या है वो आपको बताना है। आपसे ये नहीं पूछा गया कि आप इसको देख के बताओ कि ये इसका म्यू क्या होगा, नहीं, म्यू तो आपको बताया गया VBT में, और उसके बाद आपको उसका क्या करना है, स्ट्रक्चर बताना है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी, इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल ये सब बताना है। अब जैसे देखिए, जैसे मैंने पास ले लिया K4FeF6, अब देखो इनको ने लिख दिया कि भाई म्यू = है ना वो 4.9 BM है। अब आपको स्ट्रक्चर बनाना है कि भैया Fe+2 ये बोल रहा है कि 4.9 BM का मतलब हुआ कि N = 4 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं हुआ है, इसकी वजह से Fe+2 में क्या हो गया कि भैया हमारे पास जो आएगा वो ऐसा होगा, ठीक है, 3 2 5 ये ऐसे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन sp3 में जाएगा, sp3, और ये बाकी यहां से जो 2 D आएंगे बच्चों D2, ये यहां D और D, ये यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा। बहुत दुख हो रहा है ना, बट रियलिटी यही है। अच्छा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई कि यहां पर आपको मैग्नेटिक मोमेंट की हेल्प से आपको स्ट्रक्चर बताने हैं। बचपन में क्या करते थे, स्ट्रक्चर की हेल्प से मैग्नेटिक मोमेंट बताते थे, ठीक है। अब आइए हम लोग पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि VBT का डेफिनेशन क्या है, उसके बाद बहुत खूबसूरत तरीके से इस पूरे टॉपिक को पढ़े। और टेंशन मत लीजिए, ये सिर्फ VBT नहीं, MOT CFT हर चीज को मैं इस लेवल पे आपको पढ़ाऊंगा, इस तरह सिखाऊंगा ना कि यकीन मानिए जिंदगी भर के लिए आप भूलेंगे। और कोई आपका, मैं लिखता हूँ ना, नो वन कैन टच योर लेवल, गारंटी है इस बात की, बस बने रहिए थोड़ा। देखिए पहले तो इसका डेफिनेशन देखिए, आइए अभी ये लाइन की बात नहीं करेंगे हम, इसको छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए, बाकी डेफिनेशन देखिए। हाँ पढ़िए, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स through the hybridization of central metal atom orbital and the overlap with ligand orbital. It postulates that the metal ion accepts lone pair of electron from ligands to form coordinate covalent bond, and the geometry, इस लाइन को ध्यान रखिएगा, coordinate covalent bond, and the geometry of the complex is determined by the type of hybridization, ठीक है। This theory helps predict the magnetic properties and shape of complex, distinguishing them as inner orbital or outer orbital complex based on the hybridization of the d orbital। रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आपको लिखने का मन करे इसको पॉज करके लिख लीजिए। देखिए हम एक काम करते हैं बच्चों, जब ये पूरी थ्योरी ही 2 चीजों पे टिकी हुई है, क्या चीज पे, एकदम रिलैक्स होइए। पहली बात तो ये है कि आपके पास जो एटम होंगे, उस एटम में जितने भी ऑर्बिटल होंगे आपस में वो क्या करेंगे, ऑर्बिटल सारे हाइब्रिडाइज हो जाएंगे पहले, ठीक है। वो हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल, देखो एक एटम अकेला, उसके अंदर के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करके, तो उसको क्या बोले, उसको बोला हमने हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल। और वही 2-3 एटम अगर जुड़ के अगर हाइब्रिडाइज होते तो उनको फिर बोलते हैं हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइज नहीं, फिर वो सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते। लेकिन यहाँ चूंकि एक ही एटम है, ये आपस में हाइब्रिडाइज करके, तो क्या बोला इनको हमने, हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये रहा हाइब्रिडाइज एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये रहे क्या, ये रहे आपको लिगेंड, और ये लिगेंड क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। इंडिया में एक जगह है बरसाने, मथुरा साइड है, तो वहाँ होली खेली जाती है। होली कैसे खेली जाती है, तो वहाँ पर जो मतलब जितने भी लोग होते हैं ना वो ब्रज में, तो वो लोग क्या करते हैं कि एक छत पे वो एक मतलब सर पे एक टोकरी या कुछ मतलब एक स्ट्रॉन्ग सा कुछ सील्ड रखते हैं, ठीक है, और सील्ड रख के एक जगह आ जाते हैं, एक लोग बीच में आ जाते हैं,
और वहां जितनी भी महिलाएं होती है वो उनको डंडे से पीटती है। ठीक है, मैंने एक्चुअली ये एग्जैक्टली नहीं देखा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होता होगा। तो वो यहाँ से रिलेट कर रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी लोग थे वो सारे क्या हो गए, आपस में शील्ड करके उन्होंने एक जगह खुद को प्रोटेक्ट कर लिया, अपने सर पे एक शील्ड रख लिया। और जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो लिगेंड हुई, तो उन्होंने क्या किया, डंडे से उनको जो है वो हिट किया। ये एक प्योरली एक गेम, मतलब एक तरह का एक रिचुअल है, इस बारे में तो क्या ही बोलना, एक तरह का रिचुअल है, लेकिन ये हमारा बेसिकली बॉन्डिंग वीबीटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि एटम के जो ऑर्बिटल दो आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं, और हाइब्रिडाइज होते हैं और उसके बाद लिगेंड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अच्छा ठीक है बच्चों, तो जैसे हमारे पास ऑर्बिटल है, गौर से देखिए, ये रहा मेरे पास एस, सपोज करो ये रहा एस, ये रहा पी एक्स पी वाई पी जेड, ये देखिए, ये हो गया हमारा एस, ये हो गया हमारा पी एक्स, ये हो गया पी वाई, ये हो गया पी जेड, ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया डी जेड स्क्वायर, ये हो गया डी एक्स वाई, ये हो गया डी एक्स जेड, ये हो गया डी वाई जेड। ठीक है, आप पहले बच्चों समझिए कि इनमें कौन है एक्सियल ऑर्बिटल, एकदम रिलैक्स हो जाइए, इनमें एक्सियल ऑर्बिटल। अभी हम पहली बात कर रहे हैं बच्चों, अभी पहले हम पहली बात कर रहे हैं, मैंने दो बात बोला कि सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, ऑर्बिटल के बारे में सीखना। चलिए, तो हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल कौन कौन है बच्चों, आप बोलो सर एस, बच्चों एस का कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये सब में आ जाता है, ये एक्सियल में भी आएगा, नॉन एक्सियल में भी आएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद गौर से देखिए कि हमारे पास पी एक्स पी वाई पी जेड, क्यों ये एक्सियल है, क्योंकि ये सीधे खड़े हैं, कोई एक्स एक्सिस पे, कोई वाई एक्सिस पे, कोई जेड एक्सिस पे। अगर इलेक्ट्रॉन आता है, अगर एक्सिस पे आता है तो सीधे ये एक्सिस पे खड़े हैं ना बच्चों, ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड है ये एक्सिस पे, इसलिए इसको क्या बोला गया, इसको कहा गया एक्सियल ऑर्बिटल। और कौन है, तो सर यहां पर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और साथ में डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहां पर जैसे हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल की बात की तो एस पी एक्स पी वाई प्लस पी जेड डी एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। और अगर हम बात करेंगे बच्चों नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की, तो हमारे पास कौन आ जाता है बच्चों, हमारे पास एस तो हर हाल में आएगा, और साथ में कौन आ जाएगा, डी एक्स वाई डी एक्स जेड और साथ में डी वाई जेड। ठीक है, ये हमारे पास एक्सियल ऑर्बिटल हो गए, ये हमारे पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हो गए। जो एस है वो हर हाल में कॉमन है, मतलब जब कोई एक्सिस से आता है बच्चों तो वो पी एक्स पे आ सकता है, पी वाई पे आ सकता है, पी जेड पे आ सकता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे आ सकता है, डी जेड स्क्वायर पे आ सकता है। एक मिनट, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली शादी थी पास में, पास वाली बिल्डिंग में, तो बहुत ज्यादा ढोल बाजे बज रहे थे, आपके भी बजेंगे डोंट वरी, तो थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी। चलो, तो बात ये हुई बच्चों कि ये रहा मेरे पास एक्सियल ऑर्बिटल और ये रहा नॉन एक्सियल ऑर्बिटल। क्यों है वो तो थोड़ा समझ आ ही रहा होगा, बाकी हम लोग और डिटेल में सीखेंगे। अब आइए यहां से बढ़ते हैं आगे। हमने पहला पॉइंट देख लिया कि ऑर्बिटल में एक्सियल नॉन एक्सियल का क्या कॉन्सेप्ट था। अब आ जाइए बच्चों कि इस थ्योरी का, जो वीबीटी का बेसिस क्या था। सर इसका बेसिस था सर मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बेसिस था बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से था, रूट अंडर एन एन प्लस टू बी एम। जब आप यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को 1 रखते हैं बच्चों, ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक, तो म्यू का वैल्यू क्या आता है आपको, तो 1 प्लस टू बी एम, यानी कि ये वैल्यू आ जाती है बच्चों 1.73 बी एम। जब एन की वैल्यू आप रखते हैं 2 तो म्यू का वैल्यू आपको आता है रूट अंडर टू प्लस टू बी एम, दैट मीन वो आपको 2.84 बी एम। रिलैक्स हो जाइए, एन की वैल्यू रख दी जाए 3, तो 3 रखेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों, 3.87 बी एम। एन की वैल्यू रखिए 4, म्यू के लिए लिखिए ना 3 प्लस टू बी एम, यहाँ लिखिए रूट अंडर 4 प्लस टू बी एम, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 4.9 बी एम। और रिकॉर्ड ले लीजिए एन इज इक्वल टू 5, तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, रूट अंडर 5 प्लस टू इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 5.92 बी एम। और अगर हमने एन की वैल्यू 0 ले ली, जो कि D0 या D10 का केस होता है बच्चों, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0 प्लस टू
यानी कि ओवरऑल 0 बीएम, यानी कि डायमैग्नेटिक। ये वाले बच्चों D0 हो, D10 हो तो वो डायमैग्नेटिक हो गया डायरेक्टली। और अगर बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू 5, n मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जरा गौर से देखिए, आप लोग बचपन में खूब कूद कूद के इन चीजों को सीखा करते थे। हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड तो 1.73, 2 है तो 2.84, 3 है तो 3.874 है, 4.95 है तो 5.926, 0 है तो 0 ही हो जाना। ये सारे क्या हो गए, पैरामैग्नेटिक। और ये वाला केस क्या हो गया बच्चों, डायमैग्नेटिक। डी से कनेक्ट मत कीजिए क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आपको यही सिखाया गया था कि इन वैल्यूज को देख के आपको अपने बताने थे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं 2-3 एग्जांपल, ठीक है। जैसे कि एक बार फिर से देखिए, K4 Fe Cn होल 6 और दे दिया गया कि इसके म्यू की वैल्यू 0 bm है। और आपसे पूछा गया कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आप बोले सर क्यों दिमाग लगा रहे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। मतलब सही बात है, फिर भी चलो देख लेते हैं। Fe पे +2 हुआ, +2 मतलब क्या हो गया, D6, यानी कि S0 D6। अगर D6 की बात है बच्चों, ये देखो 1 2 3 4, बार बार क्यों ज्यादा बन जाता है मेरे से, चलो 1 2 3 4 5 लो। तो ये हो गए बच्चों 1 2 3 4 5 और 1 6। ये हो गया D, कौन सा D, 3D। ये हो गया बच्चों 4S। ये हो गया बच्चों कौन आपका 4P। अब यहाँ पर जो साइनाइड होगा बच्चों, ये मत सोचो कि साइनाइड स्ट्रॉन्ग इसलिए इसको धकेल देगा। आप ये सोचो कि इसकी वैल्यू ही दी हुई है 0 bm। तो आपको क्या करना होगा, 0 bm कैसे आएगा, यहाँ तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए 4.92 आएगा। इसका मतलब ये है, वीवीटी की बात सुनो, ज्यादा मत सोचो कि आपको इस तरह से करना होगा। खराब लग रहा होगा सोच के ना, अरे सर हमने तो 11-12 में धमाका मचा दिया था सर, आप क्यों हमारे हाथ रोक रहे हो। मैंने बोला क्योंकि अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आप सीनियर स्टूडेंट्स हो गए हो। देखो अब आपको समझना होगा कि ये रहा मेरा D2sp3। आप इसमें क्या करोगे, 6 Cn- के एवज में 6 लिगेंड आप यहाँ पर, 6 दूनी 12 इलेक्ट्रॉन आप इस जगह पे डाल दोगे, D2sp3 लो। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन अंदर आया तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, स्पिन लो कर दिया तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाँ सर खूब पता है चीजें। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल बना दो सर। ये लो आयरन, ये 6 साइनाइड, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 4K प्लस, तो यहाँ क्या हो गया 4- सर ये चीजें हमने बचपन से देख रखी है। मतलब कोई बात नहीं, बस देख लो, हम लोग इससे बहुत ऊपर जाने वाले हैं। ये तो बच्चों वाली चीजें, ठीक है, ये तो 11-12 में आप लोगों ने पढ़ी होगी। अच्छा इसी में बच्चों अगर मैं एग्जांपल तो चेंज कर दूं, अगर मैं चेंज कर दूं K4 Fe F6 और मैं बता दूं कि भाई इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट आपको क्या हो गया, तो ये हो गया इसका 4.9 bm। तो आप समझ जाओगे कि भाई इसमें पेयरिंग नहीं हुई है, इसमें पेयरिंग नहीं हुई है। तो S0 D6, क्योंकि +2 चार्ज है ना बच्चों, तो S0 D6 तो है 1 2 3 4 5 लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, D6 3D, ये रहा 4S और ये रहा बच्चों 4P आपका। लेकिन 4D भी है, ये देखो 4D भी है ये। अच्छा तो इसका मतलब यहां बोला गया कि बच्चों 4.9 मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका मतलब है कि भाई इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं किया गया है, तो 6 लिगेंड यहां इलेक्ट्रॉन देंगे। ये देखो sp3d2। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ कौन सा d आ गया, तो चूंकि ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल बिल्कुल ऑन द एक्सिस होता है, इसलिए यहाँ dx² y² और dz² ही होंगे। रिलैक्स हो जाओ। चलो ठीक है, तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। कंपाउंड क्या हो गया भाई, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और साथ में आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आपके दिमाग में आएगा कि सर आखिर ये चीजें कंफर्म कैसे हुई। ठीक है, जब वीवीटी को ये चीजें पता ही नहीं थी, वीवीटी ने बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो इन स्ट्रक्चर को सर जस्टिफाई किसने किया, वेरीफाई किसने किया। मैंने बोला वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा। अगर आपने सोचा ऐसा कि सर वीवीटी ने बोल दिया कि ऐसे ऐसे कर दो, लेकिन इसको जस्टिफाई कौन करेगा, इसको जस्टिफाई करेगा ईएसआर। इसको जस्टिफाई कौन करेगा बच्चों, इसको जस्टिफाई करेगा ईएसआर। क्या कहेगा ईएसआर, ईएसआर बताएगा कि जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 4D में नहीं है, सारे के सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपको क्या है, किसमें है, 3D में है। इन इलेक्ट्रॉन की 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है उनकी एनर्जी का जो वैल्यू होगा वो कंफर्म किया जाएगा ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए होते
तो फिर ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी कुछ और शो करती या नहीं शो करती, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो अगर घट जाते तो ESR की स्पेक्ट्रोस्कोपी की वैल्यू चेंज हो जाती, 3D में वैल्यू अलग आते, 4D में वैल्यू अलग आते। इस बात को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे हम लोग। तो ये कंफर्म की गई किसके द्वारा, तो ये कंफर्म्ड बाय ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देख के उसकी एनर्जी बता दी और वो एनर्जी इन 4 इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल डिट्टो मैच कर गई, जिससे हमें पता चला कि भाई VVT ने जो भी कहा, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर देखना, वो बिल्कुल परफेक्टली सही है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर को डिट्टो एग्जैक्टली बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो, तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई। आपने बोला ठीक है सर, ये चीज हमने 11th 12th में पढ़ रखी थी, आप और बताना, लेकिन सर मुझे ये जरा बता दो कि सर ये जो फॉर्मूला आया म्यू इजिकल टू √n+2, सर इसके पीछे क्या फंडा है सर। मैंने बोला वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये जो म्यू होता है वो होता है म्यू स्पिन। आप समझो बात को, सपोज करो कि ये मान लो मेरे ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, मान लो इस तरह से एक कंपाउंड, एक मॉलिक, एक एटम है फिलहाल। अगर एटम है तो एटम के अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। अगर ऑर्बिटल है बच्चों, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे जो उसके सेल के अंदर गोल गोल घूम रहे हैं इस तरह से। क्या अब उसके सेल के अंदर तो आप इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं सकते। लो इस तरह से मान लो सेल के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। अब आप इसको ये मत गिनने मत लगना कि कौन सा एटम, मान लो कोई भी एटम है। प्यारे बच्चों, कोई भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन में 2 तरह की मोशन होती है। एक तो वो अपनी जगह पे घूमता है जिसको स्पिन मोशन कहते हैं, और एक वो ऐसे ऐसे घूमता है जिसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। क्या बोला मैंने कि एक जो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूमता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग स्पिन मोशन। और वही इलेक्ट्रॉन जब इस तरह से गोल 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 घूमता है तो क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। अब यहां प्रॉब्लम ये आने वाली है बच्चों कि अभी तो दोनों घूम रहे हैं, यहाँ पर स्पिन मोशन भी हो रहा है। देखो ना, जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे गोल गोल घूमे, जब इलेक्ट्रॉन दो अपनी जगह पे घूम रहा है इस तरह से, इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया स्पिन मोशन। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन जब पूरे सेल के अंदर इस तरह से घूमे तो फिर वो क्या कहलाता है बच्चों, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्बिटल मोशन। अब बात ये है कि जैसे कि वीबीटी के थ्रू, वीबीटी क्या बोल रहा है भाई कि आपके एटम के ऑर्बिटल में, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में आके लिगेंड घुसपैठ करेंगे। यानी कि अब यहां पर क्या होगा बच्चों, अब यहां पर लिगेंड की एंट्री होगी। ये देखो इस तरह से लिगेंड ने मान लो एंट्री मार दी, यहां पर मान लो किसी लिगेंड ने यहां पर एंट्री मार दी। लो मान लो लिगेंड की एंट्री हो गई यहां पर, ये सारे क्या हो गए बच्चों, ये सारे लिगेंड हो गए। अब इन लिगेंड ने क्या किया बच्चों, इनको क्वेंच कर दिया। क्या कर दिया, इनको क्वेंच कर दिया। ये जो एटम के ऑर्बिटल्स हैं, सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल, इनको क्वेंच कर दिया। अब क्वेंच करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन था जो पूरे सेल में इस तरह गोल गोल घूम रहा था, अब वो नहीं जा सकता आगे। हर इलेक्ट्रॉन देखो ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, डिस्टर्ब हो गए। अब ये नहीं जा सकते घूमने के लिए, और जब ये घूमेंगे नहीं इसको बोलेंगे क्वेंच। सोचो मैं ऐसे घुमा रहा, आपने फैन चल, पंखा घूम रहा है इस तरह गोल गोल गोल, आपने ऐसे डंडा घुसा दिया पंखे के अंदर, स्टैंड फैन चल रहा है ऐसे ऐसे, आपने उंगली डाल दी, तो वो क्वेंच कर जाएगा, गोल गोल घूमना रुक जाएगा। उसके अंदर का मोटर हो सकता है कि घूमता रहे अंदर वाला, लेकिन वो पंखा घूमना बंद हो जाएगा। तो वही वाली बात हुई कि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो नहीं रुक सकता। आपने क्या कि उसके ऑर्बिटल मोशन को रोक दिया। इस वजह से हमने कंसीडर किया कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हमने कंसीडर किया क्या, 0। लेकिन जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम था, बोला ना ये 0 नहीं है, ये होगा, ये आएगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट है जो जे से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सिर्फ एस पर डिपेंड करेगा, एल पर नहीं। एकदम रिलैक्स हो जाइए, शांत, एकदम शांत हो जाइए, कुछ नहीं है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है वो सिर्फ स्पिन मोशन की वजह से आपको कंसीडर करना होगा। क्वेंचिंग की वजह से ऑर्बिटल मोशन को आप कंसीडर नहीं कर सकते। तो वीबीटी बोल रहा है कि भैया हम ऑर्बिटल मोशन का कोई गारंटी वारंटी नहीं लेते। वीबीटी ने कहा कि मैं सिर्फ स्पिन मोशन को कंसीडर करूंगा। ठीक है, वीबीटी ने क्या कहा कि सिर्फ स्पिन मोशन को कंसीडर करूंगा, ऑर्बिटल मोशन को कंसीडर नहीं करूंगा। आपने भी बोला कि रुको भैया, मुझे भी जिद है, मुझे भी अंतिम तह तक जाने दो। आपने बोला कि देखो ये रहा मेरे पास म्यू, वीबीटी बोल रहे एकदम बिल्कुल सोचना भी मत, म्यू स्पिन का फॉर्मूला लो, √n n+2bm
और चलते बनो, ठीक है। आपने बोला ठीक है यार, म्यू ने पहले बोल दिया कि देखो मैं एल को 0 मानूंगा, वीबीटी ने क्या बोला कि ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो एंगुलर क्वांटम नंबर आया उसको 0 मान लिया गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके पास फॉर्मूला होता है, मेन ओरिजिनल फॉर्मूला म्यू टी मतलब म्यू टोटल इज इक्वल टू जी टोटल, जी फॉर लैंड फैक्टर रूट अंडर जे प्लस 1। आ रहा हूं, रिलैक्स हो जाओ। जे का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? जे का फॉर्मूला होता है एल प्लस एस टू एल माइनस एस, ठीक है। और जी का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, ओरिजिनल फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला होता है, गौर से देखो, 1 प्लस, एकदम रिलैक्स हो जाओ, जे प्लस 1, ठीक है, प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2जे प्लस 1, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखो ना, जसोदा लाल, देखो जसोद और लाल, जसोदा और ये लाल, और नीचे तो जसोदा का जसोदा आ गया। तो जी का फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ा समझ लो कि यहां कौन सा टर्म क्या है। यहां जो बच्चों, ये जो हमारे पास जो म्यू है, ये तो आपको पता है म्यू क्या है। म्यू आपका क्या है बच्चों? मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। अच्छा, एल क्या हो गया? तो एल हो गया आपको एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा, एस क्या हो गया बच्चों? स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अच्छा, और जे क्या हो गया? जे हो गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। तो हमारे पास G इज इक्वल टू फॉर्मूला 1 प्लस जे प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 जे प्लस 1। और वीबीटी ने पहले ही हाथ खड़ा कर दिया है कि क्वेंचिंग की वजह से एल आपको 0 लेना होगा। ले लो 0। तो G का वैल्यू क्या हो गया बच्चों? तो G की वैल्यू हो गई क्या? देखो तो 1 प्लस, देखो जे प्लस, अच्छा यहां देखो, इसको भी यहां से देख लो पहले। अगर बच्चों मेरे पास एल का वैल्यू 0 ले लूं तो जे का वैल्यू क्या होगा? अगर मैं एल का वैल्यू बच्चों अगर 0 ले लूं, अगर एल का वैल्यू मैं 0 ले लूं तो क्या होगा जे का वैल्यू? तो बोलो सर जे का वैल्यू क्या हो जाएगा? एल का वैल्यू 0 हुआ तो 0 प्लस एस से क्या 0 माइनस एस, यानी कि सर जे का वैल्यू तो एस ही रह गया सर। एग्जैक्टली। अब इसको लाके यहां पुट कर दो इस फॉर्मूले में, तो आपके पास जी का फॉर्मूला क्या होगा? 1 प्लस, देखो जे का वैल्यू एस बन चुका है, एस प्लस 1 प्लस एस प्लस 1 और माइनस एल तो क्या हो चुका है? एल तो 0 ले चुके हैं, तो 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइडेड बाय हो गया आपको, यहां गौर से देखिए, ये 2 जे को एस मान चुके हैं, एस प्लस 1। अब बोलोगे सर ठीक है, आपकी बात भी मान ली है सर, इसको थोड़ा और ब्रेक किया जाए। हमने बिल्कुल ब्रेक करो। G इज इक्वल टू 1 प्लस एस प्लस 1 एस प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 2 एस प्लस 1, और नीचे भी क्या है बच्चों? 2 एस प्लस 1। जरा कट गया बच्चों, तो G का वैल्यू तो 2 आ गया। G क्या हो गया बच्चों? 2 आ गया। और अगर G का वैल्यू 2 आ गया बच्चों, तो ये वाले फॉर्मूला को नीचे लेके आओ, म्यू टोटल इज इक्वल टू G का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 2 रूट अंडर जे प्लस 1। अब J को तो S लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं एस प्लस 1। अब S का वैल्यू क्या है बच्चों? आपको पता है स्पिन किसको बोलते हैं? एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन होगा, स्पिन क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन की वैल्यू हाफ हो जाएगी। S इज इक्वल टू क्या? हाफ फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू क्या हो गई? हाफ हो गई। तो म्यू टोटल क्या हो गया बच्चों? गौर से देखो तो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे ना भी लिखो तो S को डायरेक्ट लिख सकते हो, जितना इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हाफ हो गया तो n इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा? n/2 हो जाएगा। तो S को हम लिख सकते हैं क्या? S को हम लोग n/2 लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ लिखो n/2 और प्लस क्या 1। अब इसी को थोड़ा और शॉर्ट करो, तो म्यू टोटल इज इक्वल टू, बाहर में कितना है भाई? तो बाहर में 2 है, हाँ जी 2, और यहां देखो n/2 को एंट्री दो,
तो ये रहा n/2 और यहाँ क्या हो गया बच्चों n+2 डिवाइडेड बाय 2। देखो, और अब ये बच्चों 2 × 2 4 होगा और ये 4 जब बाहर की तरफ आएगा तो वापस से 2 हो जाएगा, नहीं अगर नीचे 4 है, 4 अंडर रूट है, बाहर आके तो वो भी 2 हो जाएगा ना, यानी म्यू टोटल देखो तो बच्चों क्या हो गया 2/2 रूट अंडर n+2 dm। तो बताओ इस तरह से फॉर्मूला आया आपके पास, म्यू टोटल इज इक्वल टू रूट अंडर n+2। लेकिन शर्त क्या थी यहां पर, शर्त ये थी कि आपको L का वैल्यू क्या होना था 0 लेना होगा, यानी कि आपको यहाँ क्वेंचिंग करवानी होगी। क्या हो गया बच्चों यहाँ पर क्वेंचिंग। देखिए अगर मैं इसी चीज को शॉर्टकट कर दूं तो शायद इस चीज को थोड़ा समझना आपके लिए आसान हो जाए, इतनी चीजें ना देखनी पड़े। लेकिन मैं ये नहीं करूंगा ना, फिर सिखाने की बात कहाँ है। जब मैं बोलता हूं कि आपके लेवल को कोई टच नहीं कर सकता तो फिर उसी हिसाब से चीजें होंगी ना। आप बोलो पहले ये बात आपको समझ में आई, ये कैसे हुआ, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, ये फॉर्मूला याद रखो, म्यू टोटल का फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो J+1 ओरिजिनल फॉर्मूला है ये। हमने पता है कि यहाँ J का वैल्यू क्या है बच्चों, अभी आगे काम आएगा L+S to L-S, ठीक है, ये भी याद रखो। उसके बाद क्या सीखना है बच्चों कि 4 VBT, L का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 0 हो गया। अगर L का वैल्यू 0 ले लेंगे बच्चों तो J और S तो इक्वल हो गया ना। फिर सोचो अगर L की वैल्यू 0 ले लें, मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 कर दिया मैंने कि कोई ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन का, मतलब ऑर्बिटल में से घुमा ही नहीं, वो इस तरह का मोशन नहीं हुआ, तो उसका मतलब L 0 तो J इक्वल टू क्या हो गया S हो गया। G जो लैंडे फैक्टर है, म्यूटी लिखो यहाँ पे GT लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो लैंडे फैक्टर है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस जसोदा लाल J+1 प्लस S+1 माइनस L+1 डिवाइडेड बाय क्या 2J+1। जैसा कि मैं बोल चुका हूं कि L इक्वल टू 0 लोगे तो J और S इक्वल हो जाएगा बच्चों, ध्यान दो, दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, J के बदले S रखो, सबको कर दो तो ये बच्चों आ जाएगा कटकर 2 हो जाएगा, G का वैल्यू 2, और इसी 2 को यहां रख देना और J के बदले क्या रख देना S रख देना, तो आपके पास फॉर्मूला फिर से निकल के क्या आ जाएगा, देखो G यहां पर कितना रख देना 2 रख देना, और यहाँ J के बदले क्या रख देना बच्चों S रख देना, और S जब तुम रखोगे तो वही S आगे चल के क्या हो जाएगा बच्चों n/2 हो जाएगा। S को आप n/2 रख सकते हैं, और जब इसी को रखोगे बच्चों तो ये निकल कर क्या आ जाएगा, ये आपको टोटल रूट अंडर n+2 dm आ जाएगा, जो कि आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है। आप भी सोचते होंगे ये फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया, ठीक है। चलिए इसको नोट करें, चलिए नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया। देखिए अब हम लोग VBT के पोस्टुलेट लिखेंगे। देखिए ये क्लास बिल्कुल मैं प्रोफेशनल तरीके से लेके जा रहा हूँ, इसलिए अच्छे से सीखिए इसको। लिखेंगे पोस्टुलेट्स, मतलब आपने VBT में क्या क्या फाउंड किया। लिखिए पोस्टुलेट 1 लिख लीजिए, लिखिए इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड डोनेटेड टू, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड डोनेटेड टू hybridized atomic orbital of central metal ion, hybridized atomic orbital of central metal ion, यानी कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल आयन के हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल में डालता है, ठीक है, ड्यू टू विच द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ड्यू टू विच द बॉन्ड फॉर्म्ड इज कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट बोलिए चाहे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बोलिए, लिखिए कुछ भी, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट। क्या मतलब है इसका, गौर से देखो, जब अपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो बच्चों तो वहां 2 ऑर्बिटल इस तरह से अगर आपस में मिलते हैं A और B, तो इससे जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। हालांकि फजान रूल कहता है कि कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट या 100% आयनिक नहीं होता, खैर उस पर नहीं जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों, ये तो कोवेलेंट हो गया जो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। लेकिन वही अगर एक मेटल है आपके पास, देखो, और ये रहा आपके पास कौन लिगेंड, लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन और ये रहा मेटल, तो ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देता है तो ये ओवरलैप होता जरूर है। ये मान लो मेटल का ऑर्बिटल sp है, sp2 sp3 कुछ भी है, तो ये इसमें इस तरह से क्या करता है बच्चों ओवरलैप करता है।
तो इससे जो बॉन्ड बनता है इसमें कोऑर्डिनेट एंड कोवेलेंट, इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया बच्चों, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इसका पहला पोस्टुलेट है, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट लिखिए, लिखिए फाइंडिंग है, लिखना पड़ेगा आपको, लिखेंगे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन डिसाइडेड बाय, नंबर 2 लिखिए पोस्टुलेट, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइडेड बाय ऑर्बिटल्स ऑफ इन्वॉल्व्ड, हाइब्रिडाइजेशन डिसाइडेड बाय ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, कि जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं बच्चों वही हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेंगे। सपोज करो कि s, मान लो ये रहा 4s 4p और 4d, ये इन्वॉल्व हुआ, मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं, तो s से एक ऑर्बिटल, p से 3 ऑर्बिटल और d से 2 ऑर्बिटल, ठीक है। अगर ये इस तरह से आपस में मिक्स होंगे, ये 1 2 3 4 5, ये देखो ये 4s हुआ, 4p हुआ और 4d हुआ, तो आपके पास जो कन्फिग्रेशन आएगा हाइब्रिडाइजेशन वो sp3d2 आ जाएगा। लेकिन वहीं पर आपके पास क्या आ गया बच्चों, यहाँ 3d आ गया, अगर ये हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया फिर 4p, अगर इस तरह से चीजें इन्वॉल्व हुई यहाँ ये वाली, तो फिर कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा बच्चों, d2sp3। देखो जैसे हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 मान लो, 4, देखो बहुत सारी चीजें होती है, सीखेंगे सभी लोग। हमारे पास एक तो हो गया dsp2, इसका मतलब है कौन कौन इन्वॉल्व है भाई, देखो प्लेनर है, सबसे पहले d में कौन इन्वॉल्व हुआ, तो d में x² y² इन्वॉल्व हुआ, प्लस s तो s है, p में कौन कौन हुआ, px प्लस py, खुद सोचो ना, प्लेनर है, ऐसे प्लेन करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्लेन ऐसे बनाना है, तो तुम dz को क्यों, z को क्यों सोच रहे हो, dx² y² लो, s लो और फिर px py ले लो, ये देखो dsp2, ठीक है। अच्छा और भी हो सकते हैं, अभी और हो सकते हैं, जैसे sp2d, क्या अगर dsp2 ले सकते हैं बच्चों तो sp2d भी तो ले सकते हैं ना, क्या sp2d भी हो जाएगा। उसी तरह से मान लो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर प्लेनर के लिए था, ये किसके लिए था बच्चों, ये स्क्वायर प्लेनर के लिए था, टेट्राहेड्रल के लिए भी तो हो सकता है, क्या होगा टेट्राहेड्रल के लिए, sp3 क्या, या sd3, बेसिकली sd3 ही होता है, लेकिन चूंकि अब हम पढ़ेंगे तो टेट्राहेड्रल में d और p की एनर्जी लगभग इक्वल हो जाती है, इसलिए sp3 या sd3 भी लिख सकते हैं। KMnO4 sp3 नहीं होता, sd3 होता, आएंगे उस पर भी, ठीक है। अभी हम लोग वहां तक नहीं पहुंचे, जब हम लोग ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। तो कहने का ये मतलब बच्चों कि ये कौन सा हो गया, ये सेकंड नंबर पोस्टुलेट हो गया। अब थर्ड नंबर पोस्टुलेट लिखिए, मैंने लिख कर रखा है ताकि आपको लिखाते टाइम में सोचना ना पड़े, लिखिए। नेक्स्ट लिखेंगे एक्सियल ऑर्बिटल ओवरलैप्स, एक्सियल ऑर्बिटल ओवरलैप हेड टू हेड, एक्सियल ऑर्बिटल ओवरलैप हेड टू हेड। मान लो dx है, ये मान लो dx है, ये dy है, dz है। अब इलेक्ट्रॉन अगर लिगेंड है, लिगेंड भी सामने से रहा तो ये हेड टू हेड कॉलिजन करेगा। लेकिन वही अगर ऑर्बिटल एक्सियल ना हो, नॉन एक्सियल हो, मतलब dxy हो, dxz हो, dyz हो, तो वो हेड टू हेड नहीं, फिर वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। क्या मतलब बच्चों इस बात का, मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज करो मेरे पास px है, एक और px है, इन दोनों को मुझे ओवरलैप करवाना बच्चों, तो ये कैसे करेंगे, ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे। अगर मुझे dx ये रहा dx² y² और एक और dx² y² रहा, ये मुझे इसके साथ किसी और मान लो इसको करवाना है, ये एक्सियल है सारे, तो ये एक्सियल है तो एक्सियल करेंगे, बिल्कुल आमने सामने, फ्रंट टू फ्रंट। लेकिन वहीं पर अगर मैं ले लूं ऐसे, देखो अगर मैं इस तरह के ऑर्बिटल लूं जो नॉन एक्सियल है, तो ये हेड टू हेड ओवरलैप नहीं करेंगे बच्चों, ये कैसे करेंगे, ये इस तरह से करेंगे, साइड वाइज ओवरलैप। कैसे करेंगे बच्चों, ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे। फटाफट नोट करो, नेक्स्ट लिखो। For same geometry, more than one type of hybridization is possible. Next postulate लिखिए,
4 देखिए, आप पता है अगर सिस्टमैटिक पढ़ेंगे ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से बनेगी, नोट्स अच्छा बनेगा, फिर आपको चीज़ें याद भी अच्छे से रहेगी। मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स की तरफ भगा दूंगा तो फिर आपको तकलीफ होगी। लिखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखिए। क्या लिखिए? फॉर सेम ज्योमेट्री डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। फॉर सेम ज्योमेट्री डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल। जैसे अगर बच्चों हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल की, तो ऑक्टाहेड्रल में sp3d2 भी पॉसिबल है और d2sp3 भी पॉसिबल है। अगर बच्चों बात करते हैं टेट्राहेड्रल की, तो sp3 भी पॉसिबल है और sd3 भी पॉसिबल है। बच्चों बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की, तो sp2d भी पॉसिबल है और dsp2 भी पॉसिबल है। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए डीओजी साहब लोग गाना गा रहे हैं रात को, मतलब कुत्ते रोते हैं, लोगों को लगता है भाई भूत प्रेत आ गए। पहली बात तो भूत प्रेत होते नहीं है, कुत्ते रो रहे हैं यार। कोई सोचो कि उसको खाना नहीं मिला है, वो भूखे हो सकते हैं, हो सकता है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो उनकी लाइफ में, उनके पर्सनल रिलेशनशिप में कोई इशू आ गए होंगे। हालांकि मैं खाना देता हूँ सामने वाले कुत्तों को, तो ये भूख से नहीं रो रहे हैं, इनके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी इसलिए रो रहे हैं फालतू में लोग। ठीक है, और टाइम क्या हो रहा है देखो, अरे 12 बज रहे हैं पक्का, देखो रात के 12 बज रहे हैं, 0000, क्या बात है, 12 बज रहा तो कुत्ते भौंक रहे हैं, रो रहे हैं मतलब। ठीक है, कोई ना, मैं पता कर लूंगा क्यों रो रहे थे। खैर हाँ जी, तो बात करते हैं बच्चों ट्रांसफेरेंस की। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ट्रांसफेरेंस। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों ट्रांसफेरेंस को। सबसे पहला एग्जाम्पल उठाइए, CuNO2 हॉल 6 4-। हाँ जी, CuNO2 हॉल 6 4-। ठीक है, तो यहां पर आपको बच्चों एक बात समझ लीजिए, वीबीटी ने आपको एक बात तो सिखा दी है। क्या सिखाया? वीबीटी ने आपको सिखा दिया कि देखो आपको लिगेंड के बारे में आप ये तो नहीं बताते कि कौन सा लिगेंड स्ट्रांग कौन सा लिगेंड वीक है, लेकिन कुछ आपको बोलेगा कि भाई कुछ टाइप के लिगेंड है, जैसे कार्बन नाइट्रन वाले लिगेंड हो गए तो वो जनरली स्ट्रांग की कहते, मतलब वो क्या करते हैं, वो स्ट्रांग वीक मत बोलिए, वो बोलिए कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अंदर की तरफ पुश कर देते हैं। ठीक है, और जो अदर हैं, ठीक है, जैसे आपके पास जैसे CO+ हो गए, NO2 हो गए, NO2- हो गए, CN- हो गए, NH3 बीच में फंसा हुआ है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। +2 वाले के लिए वो वीक हो जाएगा, +3 वाले के लिए वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, जो NH3 होता है बच्चों, उसकी क्या होती है कि वो जैसे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का आ गया, तो +2 वाले के लिए वो वीक की तरह बिहेव करेगा और +3 वालों के लिए स्ट्रांग की तरह बिहेव करेगा। ये सब चीज हम लोग जब पढ़ेंगे ना CFT, तो वहां पर बहुत अच्छी तरह से ये चीजें आएंगी, एकदम रिलैक्स हो जाइए। तो कहने का मतलब कि मान लो आपके पास CuNO2 हॉल 6 4-, ज्यादा परेशान ना होते हुए डायरेक्ट इसके स्ट्रक्चर पे चलते हैं। गौर से देखो, कोबाल्ट कितना हो गया बच्चों, 6- है, 4-, तो गौर से देखो यहाँ पे कोबाल्ट पे +2 है। ठीक है, कोबाल्ट +2 है, अगर कोबाल्ट पे +2 हो गया बच्चों, तो क्या हो गया, S0D7, ये होता है ना कोबाल्ट, क्या S2D7 होता है, तो S0D7 हो गया कोबाल्ट +2। अच्छी बात है, अगर +2 है, S0D7 है, तो ले लो यहाँ पर, ये रहा D7। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ये रहा बच्चों कौन आपको, ये आपके पास ये रहा S। ठीक है, और 1 2 3, और ये रहा आपको कौन, देखो पता नहीं बार बार मेरे ज्यादा क्यों बन जा रहे हैं आजकल, कोई दिक्कत नहीं। देखो CuNO2 हॉल 6- है, यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह दिया गया कि भाई एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1.73, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको दे दिया गया है, कितना है इसका, 1.73 bm। ठीक है, तो इसका मतलब ये है बच्चों कि यहाँ क्या होगा, गौर से देखो कि ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाता है और ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये तो नॉर्मल पैक हो रहा है, ये तो नॉर्मली पैक होना है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन जो पैक नहीं हो रहा था D2sp3 को डिस्टर्ब करता, ट्रांसफेरेंस का कॉन्सेप्ट कहता है कि ये यहां से यहां आ गया और आपके पास डायग्राम एग्जैक्टली इस तरह का आ गया। एकदम रिलैक्स हो जाइए बच्चों, देखो इस तरह का आ गया, और अब आपको इसमें क्या करना है, हाँ जी, अब इसमें क्या करना, आपको NO2- के इलेक्ट्रॉन भरने, भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये इलेक्ट्रॉन आपने यहां भर दिया, D2sp3 हो गया।
और एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहां से क्या हो गया, उठकर यहां आ गया। इसको कहा गया ट्रांसफेरेंस। इसको क्या कहा गया बच्चों, इसको कहा गया ट्रांसफेरेंस। किसने कंफर्म किया इस बात को, किसने कंफर्म किया, तो इस बात को कंफर्म किया, देखो बच्चों एकदम रिलैक्स हो जाओ, हम इसका एक्सरे निकाल लेते हैं। ये जो मॉलिक्यूल है बच्चों, हमने इसका एक्सरे निकाल लिया, तो एक्सरे दिखा रहा है ऑक्टाहेड्रल, लेकिन ऑक्टाहेड्रल तो हर हाल में होगा, चाहे वो D2sp3 बने या sp3d2 बने। फिर हमने इसका मैग्नेटिक मोमेंट चेक किया 1.73 pm। अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां रह जाता, सोच के देखो, ये यहां पैक होता, यही इलेक्ट्रॉन रह जाता, तब भी तो वो 1.73 शो करता। तो फिर से हम चले गए ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के पास। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो 3D में नहीं होकर किसमें है, 4D में। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, इलेक्ट्रॉन चला गया 4D में, तो इलेक्ट्रॉन को 4D में कंसीडर कीजिए, ना कि 3D में। तो हमने बोला कि हाँ भैया ठीक है, इसी को कहा गया केस ऑफ ट्रांसफेरेंस, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए। और ये भी VVT का ही कॉन्सेप्ट है, ये भी VVT का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो नोट करो, दूसरा एग्जांपल करते हैं हम लोग। FeH2O होल 5 NO2 प्लस। आइए, FeH2O होल 5 NO2 प्लस। बताइए बच्चों, ये ब्राउन रिंग टेस्ट है, ब्राउन रिंग बनेगा, रिंग टेस्ट का है ये, ठीक है, कोई बात नहीं। जरा चेक करो, आयरन है तो आयरन वाले के साथ NO पे तो हर हाल में +1 आएगा, याद रखो, आयरन है तो NO पे तो +1 आना ही है। अगर आयरन पे +1 है और यहाँ 2 प्लस, गौर से देखो, आयरन X, ठीक है, गौर से देखो, H2O का नहीं पता, H2O तो 0 है, NO का हो गया +1 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, +2, तो x का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, +1 हो गया। रिलैक्स हो जाओ, x का वैल्यू क्या हो गया आपको यहाँ पर, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गया। बोलो हाँ सर, ये चीज तो बचपन से ही आती है, एक्सपर्ट हूं मैं इन चीजों में। चलो ठीक है, एक्सपर्ट हो आप, अच्छी बात है। आइए, आयरन +1 है, आयरन क्या हो गया +1, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, S1D6। अब ये मत पूछना कि सर ये चीजें आपको नहीं आती है, तो चलो ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 लो, ये S, ये P, ये एक और D। देखो, तो क्या किया भैया, हमने बोला कि भाई आयरन में कितना D6 है, 1 2 3 4 5 और एक 6, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो गया बिंदु, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और क्या हुआ, इसका इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आया बच्चों, मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट आया 3.87। इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया गया है आपको 3.87 bm। अब आप रिलैक्स हो जाओ, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, गौर से देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया और यहां आने के बाद ये पैक हो गया, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 7, ये S खाली रह गया, ये P है और यहाँ पे कौन है बच्चों, तो यहाँ D है, 1 2 3 4 5 लो। अब आपके पास क्या हो गया बच्चों, आपके पास 5 H2 है और एक NO है, यानी कि 6 लिगेंड है, बड़ी इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। अब किसी तरह की पैकिंग यहां पर नहीं हुई। आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, सर एक ही तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, उसने इलेक्ट्रॉन को अंदर धकेल दिया, बाकी तो H2O वीक लिगेंड है, तो वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को उधर नहीं ले जा पाएंगे। बच्चों कंक्लूड करते हैं इस चीज को, ठीक है, कंक्लूड करते हैं बात को, एक जगह समराइज करते हैं। चलिए आगे बढ़िए, समझिए बात को। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मैंने पहले बोला है VVT अपनी बड़ी वाली थ्योरी के सामने छोटा सा बच्चा है, इसकी ज्यादा औकात नहीं है, बहुत सिंपल से सा जो था मैंने बता दिया। इसने क्या किया, अपने लिए छोटी सी चुरा ली, जैसे कि कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसका एक मजदूर गया तो वहां से छोटी सी चीज उठा कर ले आया अपने बच्चों के लिए, चोरी मत बोलिए उसको, उसने थोड़ा सा उठा के वो अपने लिए ले आया। क्या लेके आ गया भाई, तो देखो ये लेके आया X माइनस H2O NH3, उसके बाद Cn माइनस CO NO प्लस, ठीक है। ये एक पैटर्न है बच्चों, क्या है ये, एक तरह का पैटर्न है। एकदम रिलैक्स हो जाइए,
देखो, जब हमने बात की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की, किसकी बात की? ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की। तो कहा कि देखो भैया +2 की बात अगर होगी तो Cn माइनस इधर वाले जो होंगे वो लिगेंड आपको इलेक्ट्रॉन को प्रेस करेंगे और अनपेयर इलेक्ट्रॉन घटेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट घट जाएगा। ठीक है, इधर वाले का मैग्नेटिक मोमेंट क्या आएगा बच्चों? कम आएगा। और इधर वाले इलेक्ट्रॉन को प्रेस नहीं कर पाएंगे तो वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन घटाएंगे नहीं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट हाई रहेगा। प्लीज स्ट्रॉन्ग वीक वाली बात यहां नहीं आती है। स्ट्रॉन्ग वीक की बात हम यहां पर नहीं कर सकते क्योंकि हम वीबीटी पढ़ रहे हैं। अच्छा, जब हमने ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिया क्या बच्चों? +3 ले लिया, तो NH3 भी उसमें शामिल हो गया। अब NH3 भी उसमें आ गया कि ये मैग्नेटिक मोमेंट को घटा नहीं पाए, जबकि इन्होंने क्या किया? मैग्नेटिक मोमेंट को घटा दिया। और अगर हमने ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या उससे ज्यादा ले लिया, +4 या उससे ज्यादा ले लिया, तो ये सभी क्या करेंगे बच्चों? ये सभी स्ट्रॉन्ग, यानी आप कह सकते हो कि ये मैग्नेटिक मोमेंट को घटाने का काम करेंगे। मतलब ये कोई भी सभी इलेक्ट्रॉन को प्रेस कर देंगे। ये बस NH3 का झोल था। +2 होगा तो NH3 टेक पार्ट नहीं करेगा, +3 होगा तो NH3 क्या करेगा बच्चों? NH3 यहां पे आएगा, NH3 इस जगह पे आएगा। और +4 होगा तो +4 में सब एक बराबर हो जाएंगे। और सिर्फ +4 ही नहीं, ये सब तो 3D था बच्चों। अगर 4D 5D वाला कोई अगर आ जाए, अगर 4D का कोई आ जाए, जैसे आपके पास निकेल आता है, तो निकेल में ये सब फॉर्मूले अप्लाई होंगे, लेकिन निकेल के बदले पैलेडियम आ जाए, प्लेटिनम आ जाए, Cu था तो ये सब फॉर्मूला अप्लाई होंगे, Ag आ जाए, Au आ जाए, तो बिल्कुल ये नीचे वाला। मतलब बच्चों जितना ऑर्बिटल बड़ा हो गया तो फिर उसके साथ जुड़ने वाले कभी नॉन एक्सियल नहीं होते, वो सभी एक्सियल पे आते। मतलब ठीक है, बात करेंगे तो उस पे क्या होंगे बच्चों? फिर सारे के सारे वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएंगे, या वो ये कहो कि सारे के सारे क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को प्रेस करके अंदर पहुंचा देंगे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन को खत्म कर देंगे ऑलमोस्ट। अगर खत्म होने लगा तो बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब इधर आ जाइए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब यहां जी, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से हम ले लेते हैं +2, तो ये जो पैटर्न है बच्चों, X H2O NH3 Cn माइनस और CO, ठीक है, और भी है जो भी। तो सोचने वाली बात ये है कि इस बार ये जो NH3 है बच्चों, ये शुरू से ही स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आता है। उधर तो जो है तो है ही, ये NH3 क्या होता है? +2 से ही स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाना होता है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ले लो, तब तो भैया यहीं पे क्या होता है? यहीं पे ऑल स्ट्रॉन्ग आ जाता है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली होता नहीं है कभी। तो यहीं पे कहानी इसकी हो जाती है कि सारे के सारे क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग बोलो, या यूं बोलो कि म्यू क्या हो जाएंगे इनके लिए? घट कर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह की चीजें हैं। अब आपको दिक्कत नहीं होगी, अब कोई भी मॉलिक्यूल दे दे, अब कोई भी कंपाउंड दे, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो ना, कोई बनाओ K4 FeCN6 FeH2O6 Cl3 FeNH3 SO4 FeNH3 Cl3। जरा बताओ तीन दोनों में क्या समझ में आया आपको? FeNH3 SO4 FeNH3 Cl3 में क्या फर्क समझ में आया? तो सर यहाँ Fe पे +2 चार्ज है सर, यहाँ Fe पे +3 चार्ज है। ये चीज देके आपको खूब फंसाया जाएगा। जब यहाँ +2 है, इसका मतलब कि यहाँ जो NH3 है बच्चों, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है, मतलब वो मैग्नेटिक मोमेंट को नहीं घटा पाएगा। तो Fe क्या आ जाएगा? D6, यानी कि आपको अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4, यानी कि 4.9 bm इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। लेकिन इसी में ये वाला +3 आ गया, तो इसका मतलब NH3 पेयर कर देगा, यानी कि 6 के 6 पेयर हो गया, मतलब डायमैग्नेटिक। तो इस तरह की चीजें आपको पूछी जाती हैं और पूछी जाती रहेंगी। ये जो इस तरह की चीजें ये आपको पूछी जाती रहेंगी और आपको इनके जवाब देने होंगे। ठीक है, अच्छा रिलैक्स हो जाइए और आगे बढ़िए। यहां से हम लोग और आगे बढ़े, लीजिए ना, NiCl4 2-, निकेल पे 2+ है, निकेल पे 2+ है। देखो भाई प्लस, ये देखो क्या है बताया मैंने, देखो यहाँ क्या बताया, +2 के लिए जो X है हैलोजन, वो इलेक्ट्रॉन को प्रेस नहीं कर पाएगा। यानी कि अगर आपके पास आ गया ये NiCl4 2-, आपने कहा कि सर निकेल हमारे पास +2,
+2 का मतलब हो गया S0 D8। अगर D8 है सर तो ये D8 1 2 3 4 5 6 7 8, तो निकेल +2 है वो इसको अंदर की तरफ नहीं धकेल पाएगा सर। sp3, ये देखो sp3 सर हमारे पास sp3 आएगा। लेकिन अगर मैं यही पूछ दूं NiCl4 के बदले अगर मैं CnHal4 2 माइनस कर दूं तो आप बोलोगे सर Cn माइनस उस तरफ का आ गया। तो यहाँ निकेल +2 ही है S0 D8, ये लो 1 2 3 4 5 ये, और यहाँ S और यहाँ P, ये लो। तो आपने बोला कि सर इसमें D में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सर इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं था ऐसा, यहाँ तो ऐसा था ना, बट चूंकि Cn माइनस है तो ये क्या होगा बच्चों, यहाँ पेयर हो गया तो sp_d2, देखो क्या आ गया बच्चों, यहाँ सॉरी dsp2। अरे ये जब यहाँ पेयर हो जाएगा बच्चों तो क्या होगा, हाँ ये यहाँ ऐसे आ गया तो आपके पास इलेक्ट्रॉन किस तरह आ गया, ये dsp2, तो ये देखिए क्या हो गया आपके पास dsp2 आ गया। तो ये इस तरह की चीजें आप लोगों ने खूब पढ़ी होगी, ठीक है, इस तरह की चीजें आप लोगों ने खूब पढ़ी होगी। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। NiCO4, ठीक है, NiCO4 क्या 2 माइनस। चलो भाई NiCO4 2 माइनस है तो निकेल पे क्या हो गया आपको, Ni निकेल के लिए क्या ले लिया जाए भाई, निकेल देखो X वहां 2 माइनस, NiCO4 2 प्लस है, ठीक है ओके। तो NiCO4 2 प्लस है तो क्या किया जाए, तो सर यहाँ 2 प्लस है तो निकेल पे क्या हो गया, निकेल पे डायरेक्टली 2 प्लस हो गया सर। अगर 2 प्लस है तो S0 D8 है सर, CO है सर अंदर की तरफ पैक कर देगा, ये देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, सर ये इलेक्ट्रॉन उठा के यहाँ डाल देगा तो dsp2, ठीक है, ये वाला बच्चों ये इस तरह का आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो आपके पास आ गया FeH2O6SO4, तो आप इस तरह के स्ट्रक्चर को बनाना बचपन से जानते हो। एक स्पेशल केस देखिए बच्चों, CuNS3Hal4 2 प्लस, बहुत सारे एग्जांपल है, ये सब आप लोग बनाइएगा। NiCO4 ये वाला बनाइएगा, NiCnHal4 2 माइनस, ये सब बनाइएगा आप, ठीक है, वो सब आप जो बना लीजिए। इसको ये नोट कर, इसको बना के दिखाइए पहले आप, एक बार ट्राई करेंगे इसको, वीडियो पॉज करके ये वाला ट्राई कीजिए। तो बोला हाँ सर ये हमने खूब पढ़ा है सर, यहाँ कॉपर है सर, कॉपर पे +2 होगा तो +2 की वजह से ये D9 और S0 होगा सर, ये रहा आपके पास D9 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये सर D9 हो गए, और ये रहा सर हमारे पास S, और यहाँ आ गया बच्चों हमारे पास P। देखो आपने कहा कि ठीक है और भी हम, हाँ बिल्कुल और भी हो सकते हैं इस तरह से, ये D। तो आपने कहा कि सर NS3 जो है सर ठीक ठाक है सर, उतना भी कोई बहुत, +2 है चूंकि कॉपर में +2 है, तो सर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, मतलब बताओ आप क्या करोगे। सर देखो NS3 तो ठीक है सर, NS3 प्रॉब्लम है कि जनरली हमने पढ़ा है NS3 बाउंड्री पे होता है, और कॉपर 2 प्लस के लिए जो NS3 होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ धकेलने का ही काम करता है, कॉपर 2 प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन को NS3 धकेलने का ही काम करता है। नहीं सर यहाँ पर ट्रांसफेरेंस की डिमांड आ रही है क्या, मतलब देखो ऐसे मत सोचो, पहले आप इसका एक्सरे कर लो। आपने क्या किया, एक्सरे किया इसका, तो जब इसका एक्सरे किया नॉर्मली आपको, आप क्या करोगे, नॉर्मली आप बोलोगे सर इस इलेक्ट्रॉन को उठा उधर डाल दो, या ज्यादा क्या करो, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ऐसे भरोगे sp3, मतलब नहीं, पहले ये एक स्पेशल केस है, इसको हटाओ, ये डिस्टर्ब कर रहा है, ये एक स्पेशल केस है, लिखो यहाँ पर, ये क्या है बच्चों, एक स्पेशल केस है, ये पूछ देगा आपको, थियोरेटिकली भी पूछ सकता है और इसके एग्जाम्पल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। कैसे स्पेशल केस है, तो हमने किया इसका पहले एक्सरे ने इसका स्ट्रक्चर कंफर्म कर दिया कि ये स्क्वायर प्लेनर है। एक्सरे ने जब एक्सरे डिफ्रैक्शन किया हमने XRD, तो ये कंफर्म हो गया कि ये एक स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। एक्सरे जब आप भी सीखेंगे ना, जब आप लोग भी PhD में लैब करेंगे, वहाँ XRD वर्क करेंगे, सिंगल क्रिस्टल SC XRD, तो वहां भी आपको ये चीजें आएंगी। तो आपने इनको देखा कि इसका सिंगल क्या हुआ क्रिस्टल, ये आपको स्क्वायर प्लेनर आ गया। तो आपने बोला सर स्क्वायर प्लेनर कैसे करें, यहाँ तो सर हमें sp3 दिखाई दे रहा है, तो आपने सोचा कि इसका एक काम करते हैं सर, ट्रांसफेरेंस करवा देते हैं। क्या करवाते हैं सर, देखो सर आपने सिखाया था ना मैं ट्रांसफेरेंस करवाने, सर अगर इसको यहाँ करवा देंगे सर, या इसको उठा के यहाँ डाल देंगे अगर, तो सर पता है क्या होगा, हाँ बताओ क्या होगा सर, ऐसे हो जाएगा सर,
ये ऐसे 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 ऐसे, यहाँ एस, यहाँ पे ऐसे, उधर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी सर। अच्छा, तो सर अब जरा भर के देखिए, हमने बताओ। तो सर देखो सर, अब ऐसे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। सर देखो एस, ये हो गया DsP2। सर हाइब्रिडाइजेशन इसका आ गया, DsP2 आ गया। मैंने बोला ये भी गलत। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर तो DsP2 है, DsP2 स्क्वायर प्लेनर तो है, लेकिन जब हमने इसका ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी किया, या यूं कहो क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होगा तो सबसे आसानी से निकल भी तो जाएगा। क्या मान लो कुछ लोगों की भीड़ चल रही है, जो सबसे पीछे होगा, और कोई दूर से पत्थर चला रहा है, तो जो सबसे पीछे होगा उसे तो सबसे पहले चोट लगेगी ना। तो जो सबसे पीछे बाहर की तरफ होगा उसका निकलना आसान है, और अगर वो आसानी से निकल जाएगा बच्चों, वो तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन जब हमने चेक किया तो पता चला कि ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं होने वाला है। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे होता बच्चों, तो फिर प्रॉब्लम तो क्या होती, तो फिर चीजें बदल जाती। सर बोलते सर देखो ना सर, अगर इसको इलेक्ट्रॉन को यहां रखोगे तो सर वो रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए सर, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर हो तो निकल जाता। इसका मतलब ये भी अपने आप में गलत है। तो क्या किया जाए, तब जाके निकाला गया ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी लास्ट में, और ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? तो इसका जवाब ये मिला, देखो क्या जवाब मिला इसका। ये इलेक्ट्रॉन जहां था वही है, इस इलेक्ट्रॉन से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, और यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ये देखो गौर देखना, sp2d, देखो, और ये इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया, क्योंकि ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने गवाही दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है, इन 3D। कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 3D में रह गया। आप उसको कहां ढूंढ रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह गया। ये देखो, ये ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने बताया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया, वहीं है, जहां था वहीं है। तो आप उसको कहीं मत ढूंढो, और स्क्वायर प्लेनर भी है, तो इसका मतलब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ क्या आ गया बच्चों, sp2d। ये देखो क्यों आया sp2d, क्योंकि ये सभी एक्सियल है। देखो गौर से देखो, s, ये देखो px py dx स्क्वायर y स्क्वायर। बताओ, अब देख के बताओ, s px py dx स्क्वायर y स्क्वायर, ये हुआ कि नहीं स्क्वायर प्लेनर? देखो बच्चों, शॉर्टकट मारने के चक्कर में आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ लोगे तो उसकी कोई बात नहीं है। ढंग से सीखना है तो चीजों को थोड़ा अच्छे से देखना ही पड़ेगा आपको, आपके पास ऑप्शन नहीं है। बताओ, तो इस सवाल का जवाब किसने दिया? इस सवाल का जवाब दिया ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने। किसने दिया? ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी ने। उसने बोला कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहीं है जहां था, 3D में ही है। तो आपने बोला अगर इलेक्ट्रॉन 3D में रह जाएगा तो sp3 हो जाएगा। तो एक्सरे ने बोला नहीं नहीं नहीं, स्क्वायर प्लेनर है। तो आपने बोला, तब आपके पास लास्ट ऑप्शन क्या है? तब आपने बोला भैया उठाओ, s को उठा लो, px उठा लो, py उठा लो, dx स्क्वायर y स्क्वायर उठा लो। कोई गया ही नहीं कहीं xy के बाहर। तो अगर कोई xy के बाहर गया ही नहीं और 4 जगह पे 4 ऑर्बिटल में बॉन्डिंग हुई है, हो तो गया स्क्वायर प्लेनर। यही तो कंडीशन है स्क्वायर प्लेनर की। तो बच्चों ये बड़ा स्पेशल है, आप इसको अच्छे से समझो ताकि किसी को समझा सको। ध्यान दो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि सबसे ये एग्जांपल आपको कोई भी पूछेगा, क्योंकि इस एग्जांपल में लोग फंस जाते हैं। आप किसी को पूछोगे वो भी फंस जाएगा, CuNH3 हॉल फॉर 2 प्लस। बाकी एग्जांपल में कोई नहीं फंस रहा, ये एक स्पेशल एग्जांपल है। इसमें क्या हुआ बच्चों, ये क्योंकि NH3 के साथ प्रॉब्लम क्या है कि NH3 मॉडरेट लिगेंड है। यही अगर +2 कंडीशन नंबर 6 होता तो इस NH3 को वीक की तरह ट्रीट किया जाता, इलेक्ट्रॉन पे कोई छेड़छाड़ नहीं कर पाता। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन हो गई, तो फिर क्या किया गया, इसका एक्सरे निकाला गया। XRD, सिंगल क्रिस्टल XRD, आप बोलना कॉलेज में अपने, इसका सिंगल क्रिस्टल XRD निकाला गया ऐसे क्रिस्टल का। तो पता चला स्क्वायर प्लेनर है। ये हमें तो यहाँ sp3 दिख रहा। तो हमने बोला अच्छा एक काम करो, इसको उठाओ उधर डाल दो, पीछे तक कर दो। तो पता चला रिड्यूसिंग एजेंट तो है ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे होता बच्चों तो रिड्यूसिंग एजेंट होता। कोई इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर होगा तो आसानी से निकल सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी नहीं है। ये क्या बात हो गई भाई, अभी बोल रहा है स्क्वायर प्लेनर है। तो फिर हमने ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प ली। ESR ने बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो 3D में पाया गया।
तब बोले अच्छा जी, ये भाई साहब यहीं छिप के बैठे हुए हैं। तो स्क्वायर पेरियोडिक बनाने की जिम्मेदारी sp3 dsp2 की रही नहीं, तो क्या हो जाएगा sp2d। तो यहां से क्या बना बच्चों, स्क्वायर पेरियोडिक sp2d, जबकि आप क्या पढ़ते थे dsp2, और यहां क्या हो गया बच्चों sp2d। इस तरह से आपके पास हाइब्रिडाइजेशन बना। ये क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये pz था, इसमें जाता तो फिर मॉलिक्यूल 3D हो जाएगा, जो कि कोई सेंस नहीं बनता स्क्वायर पेरियोडिक में। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस सवाल का भी जवाब ढूंढा कि क्यों CuNH3 हॉल 4 2+ में इस तरह की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बच्चों, स्पिन इक्विलिब्रियम और स्पिन क्रॉसओवर। स्पिन इक्विलिब्रियम, स्पिन क्रॉसओवर। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, स्पिन इक्विलिब्रियम, स्पिन क्रॉसओवर। ठीक है, देखिए खूब क्वेश्चन पूछते हैं इन चीजों पे, समझिए क्या है, रिलैक्स हो जाइए। NiPPS3 हॉल 4 2+, NiCl4 2-, NiPPS3 हॉल 3Cl प्लस NiCl3 PPS3, और यहाँ PPS3 है, यहाँ पे हो गया आपको माइनस, और NiPPS3 हॉल 2Cl2। ये जरा गौर से देखिए, यहाँ NiPPS3 हॉल 4 2+ है। PPS3 एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड कैटेगरी में आता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को प्रेस करेगा, जबकि Cl प्रेस नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, देखो NiPPS3 हॉल 4 2+ है, हम चेक करेंगे भाई अपना, पहले एकदम रिलैक्स हो जाइए। हमने बोला कि ये देखो निकेल पे निकेल 2+ है ना, तो 2+ में तो क्या हो गया, S0D8 हो गया। तो अगर S0D8 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, और ये S, और ये क्या हो गया P। तो भाई PPS3 क्या करेगा बच्चों, इसको उठा के इधर धकेल देगा। PPS3 क्या करेगा बच्चों, इसको इधर धकेल देगा। मैं यही कर देता हूं कि PPS3 ने क्या किया, इसको यहां धकेल दिया। अब PPS3 को इसको यहां धकेल दे बच्चों, तो उसके पास क्या ऑप्शन बचा, तो आपके पास ऑप्शन बचेगा कुछ इस तरह का। ये 4 आपके पास लिगेंड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये क्या हो गया DSP2 हो गया ना, ये DSP2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ। रिलैक्स हो जाओ, क्या बना बेसिकली, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ, लो स्पिन। क्या हुआ बच्चों, ये हो गया लो स्पिन। समझो बात को, क्या हो गया, ये लो स्पिन हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। दूसरे एग्जांपल पे आइए, ये वाले पे, ये वाले पे। इसमें 3 स्ट्रॉन्ग है और 1 वीक है। हम स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड डायरेक्ट ना बोले, इसमें बोल सकते हैं इसमें क्या हो गया, 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और 0 वीक फील्ड लिगेंड है। लेकिन इस वाले में बच्चों क्या हो गया, हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और 1 वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, अच्छा इस पे आ जाइए, तो क्या किया जाए बच्चों, यहां पर आप बोलोगे सर करना क्या है सर, ये रहा आपके पास D, ये रहा S, और ये रहा आपके पास P। तो सर आपके पास जो निकेल 3 PPS3 है सर, पहले तो आप इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और सर यहाँ भी आपके पास चूंकि PPS3Cl है सर, भले एक ही लिगेंड वीक है, मतलब एक ही वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन 3 तो आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सर। इसका मतलब आपके पास फिर से क्या होगा सर, ये इस तरह का हो जाना है लो, यानी कि ये सर फिर से क्या हो गया, लो स्पिन, और हाइब्रिडाइजेशन वही DSP2। ठीक है, ये फिर से क्या हो गया, लो स्पिन हुआ। अच्छा इधर आ जाओ, अब यहाँ पर इधर आ जाओ, रिलैक्स होके सीखो, यहाँ पे आ जाओ सर। यहाँ पर चारों जो है वीक फील्ड लिगेंड है सर, और 0 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक भी स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, सारे के सारे वीक फील्ड है। अच्छी बात है, चलो ठीक है। तो क्या किया जाए, यहाँ देखो 1 2 3 4, ये देखो ये हो गया S, और ये क्या हो गया बच्चों, इस तरह से P। चारों वीक हैं, कोई सवाल ही नहीं उठता, सारे निकेल D8 है। अच्छा बच्चों ये क्या S0D8 है, 1 2 3 4 5 6, और ये देखो इस तरह से हो गया ना D8। तो कोई भी इसको अंदर की तरफ धकेलने में इंटरेस्टेड नहीं है, जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों वो यहाँ पैक हो जाएंगे, हाँ यहाँ यहाँ और यहाँ। देखो
यानी कि क्या हो गया बच्चों, ये हाई स्पिन हो गया। गौर से देखो, हाई स्पिन कर दो या इसी को क्या कर दो, इसको क्या हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स OOC, जबकि ये क्या है बच्चों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो IOC आपने पढ़ा ना बचपन में। यहां भी देखिए क्या हो गया, ये तो ये आई लो स्पिन है, यानी कि ये IOC है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इस पे आ जाइए, ये वाले एग्जांपल पे, इसमें आ जाइए। यहां पर सर, यहां पर अभी भी 3 वीक है, 1 स्ट्रांग है। 3 वीक फील्ड लिगेंड है, 1 स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। चलो अच्छी बात है। तो सर यहां पर फिर से आ जाओ सर अपने लिए एक बात लेके। सर ये ऐसे है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, और ये क्या हो गया S, और ये यहाँ पर क्या हो गया सर, इस तरह P हो गया। चलो ठीक है सर। तो अब क्या किया जाए सर, फिर तो वही वाली बात हो गई सर, यहाँ 3 वीक है, 1 स्ट्रांग है, तो वीक की बात सुनी जाएगी, स्ट्रांग की बात नहीं सुनी जाएगी। और ये फिर से क्या हो गया सर, यहाँ पर ये लो स्पिन हो गया, लो स्पिन नहीं, हाई स्पिन, सॉरी, हाँ जी, ये क्या हो गया, जैसे वो हाई स्पिन था उसी तरह ये भी हाई स्पिन हो गया। और क्या कहा गया इसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखो अब मुद्दा फंस गया यहां पर, देखो यहीं पे आएगा स्पिन क्रॉसओवर इस वाले एग्जांपल में। क्यों आएगा भाई, तो सर क्यों आएगा, क्योंकि सर 2 इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और 2 वीक फील्ड लिगेंड है। सर किसकी बात सुनी जाए सर, किसकी बात सुने। 2 कह रहा है कि अंदर करेंगे और 2 कह रहा है कि नहीं भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर ही रखो, तो क्या करें। एक बार एक ट्रेन में 2 महिलाएं सफर कर रही थी, ठीक है, तो एक बोल रही थी कि प्लीज खिड़की बंद मत करो, मैं सफोकेशन से मर जाऊंगी, ठीक है, और दूसरी महिला बोली थी कि प्लीज खिड़की खुली मत रखो, ठीक है, मैं ठंडी हवाओं से मर जाऊंगी। तो बहुत लड़ रही थी दोनों महिलाएं, तो पास में एक आदमी बैठे, उसने खिड़की क्या कर दी, बीच में कर दी और दोनों बेहोश हो गई, मरी कोई नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि यहां तो वही वाली सिचुएशन आ गई, कि यहां पर सिचुएशन यही आ गई कि भैया 2 स्ट्रांग है 2 वीक है, किया क्या जाए आखिर। तो अब यहीं पर निकलेगा सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन है हमारे पास, पहले देखो निकेल क्या हो गया बच्चों, देखो निकेल 1 2 3 4 5 6 7 और 8। निकेल ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये देखो ये, तो एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ऐसा हो जाए, और एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है देखो, ये दोनों ही तरह की सिचुएशन हो सकती है, ये दोनों तरह की सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है कि 2 स्ट्रांग और 2 वीक होने की वजह से, हो सकता है मान लो यहां पर वीक डोमिनेट कर गया, सोच के देखो, अगर यहां पर क्या क्या वीक डोमिनेट हो गया, तो आपके पास जो 6 लिगेंड होंगे बच्चों, तो सॉरी 6 नहीं 4 लिगेंड होंगे, 2 ये 2 ये, तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये देखो, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाहर की तरफ हो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या इसी को कह सकते हैं हाई स्पिन। क्या बोला गया बच्चों, इसी को आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलो या इसी को हाई स्पिन बोलो। और यहां क्या हो गया, यहां इलेक्ट्रॉन पैक हो गया है, गौर से देखो, तो यहां 2 2 4 2 6 और 2 8, तो यहां क्या हो गया बच्चों, यहां देखो यहां DsP2 हुआ, तो ये हो गया इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसी को कहा गया क्या, लो स्पिन। और ये आपस में है इक्विलिब्रियम में, ये आपस में क्या है बच्चों, इक्विलिब्रियम में। तो पेच कहां फंस रहा है, पेच यहां फंस रहा है कि अगर टेम्परेचर आपका लो होगा, अगर टेम्परेचर आपका लो होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं होंगे, आसानी से पैक हो जाएंगे और लो स्पिन हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर आपका हाई होगा तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अंदर की तरफ पेयर नहीं होंगे, एक्साइटेड रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे हाई टेम्परेचर की वजह से। इसका मतलब यही है स्पिन क्रॉसओवर, यही है स्पिन इक्विलिब्रियम, कि अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल हो जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के नंबर इक्वल हो गए, तो ऐसी सिचुएशन में अब आपको टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो नॉर्मली वो ना तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शो कर रहे हैं ना तो वीक फील्ड लिगेंड शो कर रहे हैं। तो वो कर क्या रहे हैं, अगर टेम्परेचर आप हाई रखते हो तो वो हाई स्पिन बनाएंगे, और अगर टेम्परेचर लो रखते हो तो वो लो स्पिन बनाएंगे। इसी को कहते हैं स्पिन क्रॉसओवर, या इसी को कहते हैं स्पिन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है कि इसी को कहते हैं कि हम लोग स्पिन को आपको क्रॉसओवर, या इसी को कहते हैं हम लोग स्पिन इक्विलिब्रियम। लिखिए इस बात को, लिखेंगे
पहले इसको नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। लिखिए, इफ, नहीं इफ मत लिखिए, लिखिए इन सम केसेस, इन सम कंपाउंड्स, इन सम कंपाउंड्स, इन सम कंपाउंड्स strong field ligand and weak field ligand, strong field ligand and weak field ligand, strong field ligand and weak field ligand becomes equal, becomes equal, then compound follows spin equilibrium, compound follows spin equilibrium and shows high spin at high temperature and low spin at low temperature, high spin and at high temperature, low spin at low temperature, high spin at high temperature and low spin at low temperature, and it's also called spin crossover, and it's also called spin crossover, spin crossover। तो बच्चों बताओ मुझे कि ये जो NiPPS3 हॉल 2Cl2 है, अगर टेम्परेचर को हाई रखा जाए तो ये बनेगा टेट्राहेड्रल। गौर से देखो क्या बनेगा, ये टेट्राहेड्रल। लेकिन यही अगर टेम्परेचर को हम लो रखेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमारे पास जो NiPPS3 Cl और यहां तो कोई चार्ज भी नहीं है, ठीक है। NiPPS3 Cl। अब ये सिस ट्रांस दूसरा मैटर हो गया, सिस ट्रांस का मैटर अलग हो गया, उसमें भी नहीं जाएंगे। लेकिन जरा गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये टेट्राहेड्रल है। और ये क्या हो गया बच्चों, तो ये हो गया आपको स्क्वायर प्लेनर। हालांकि ये भी ठीक है, ये PPS3 क्या हो गया, बल्कि है ना, तो वो दूर दूर हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जनरली हमारे पास ये स्टेबल नहीं होगा, हमारे पास ट्रांस स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमें दिखाना क्या था कि ये हो गया हमारे पास स्क्वायर प्लेनर और ये क्या हो गया हमारे पास टेट्राहेड्रल। गौर से देखो, तो टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर, बस टेट्राहेड्रल कब हुआ, जब ये हाई स्पिन है यानी कि हाई टेम्परेचर पे। अरे ये उल्टा बोल दिया मैंने, टेट्राहेड्रल कब हो गया, जब इलेक्ट्रॉन को पेयर किया गया है, मतलब ये पेयर हो गया है। हाँ, तो इसका मतलब टेम्परेचर कैसा है बच्चों, लो टेम्परेचर, मतलब लो स्पिन। हमेशा टेट्राहेड्रल क्या होता है, लो स्पिन होता है ना। और यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ हो गया हाई टेम्परेचर, और यहाँ क्या हो गया बच्चों, ये हाई स्पिन। और इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया स्पिन क्रॉसओवर। इसी को इस तरह फिगर से दिखाया जाता है। ये फिगर इंपॉर्टेंट है, ये देखो, ये फिगर इस तरह दिखाया जाएगा। यानी कि क्या हो गया बच्चों, एनर्जी, गौर से देखिए, ये एक ही मॉलिक्यूल यही है, इसी के बारे में कहा गया है। देखो टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, इधर टेम्परेचर हाई है। देखो टेम्परेचर अगर ज्यादा हुआ, अगर ये टेम्परेचर क्या हुआ बच्चों, ज्यादा हुआ, तो यहाँ टेम्परेचर हाई है। तो अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या हो गया बच्चों, तो ये आपको क्या हो गया, तो ये आपको टेम्परेचर हाई, तो यहाँ स्पिन भी क्या हो गया इसका, हाई, या तो हाई स्पिन हो गया। और यहाँ टेम्परेचर बच्चों लो है, तो ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, लो स्पिन हो गया, ठीक है। बोलो, इसी फिगर से हम लोग स्पिन क्रॉसओवर को दिखाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए बच्चों, लिखेंगे इक्वेशन लिखिए, लिखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन CSIR का क्वेश्चन है ये, CSIR 12 का, NiBr2 PPS3 हॉल 2।
ये बोल रहा है कि ये स्क्वायर प्लेनर है, और एक केस में इसका जो है NiBr2 PPS3 हॉल 2 ये टेट्राहेड्रल है, ठीक है। और टेम्परेचर दे दिया है आपको, एक दे दिया है -78 और दूसरा दे दिया है आपको 25 डिग्री या 27 डिग्री रूम टेम्परेचर दे दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि बताइए कि ये किस टेम्परेचर पे स्क्वायर प्लेनर होगा, किस टेम्परेचर पे टेट्राहेड्रल होगा। रिलैक्स हो जाइए, आपको दो टेम्परेचर दिया, -78 27 का ऑप्शन दिया है। आपसे पूछ रहा है कि ये जो एग्जांपल है NiBr2 PPS3 हॉल 2 ये कब स्क्वायर प्लेनर होगा, कब टेट्राहेड्रल होगा। तो एक आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देखिए, ये ए है और ये बी है। तो ए में बोल रहा है -78 -78 डिग्री सेंटीग्रेड है। बी बोल रहा है, मतलब ए ये वाला नहीं, ये वाला लीजिए ना, ए स्मॉल ए, नंबर करके ले लेते हैं, ये फर्स्ट ऑप्शन ए। सेकंड ऑप्शन बी, बी बोल रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड। सी बोल रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड -78 डिग्री सेंटीग्रेड। और डी बोल रहा है -78 डिग्री सेंटीग्रेड और 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये दो ऑप्शन दिए थे आपको, अलग से दिए हैं, ये यहाँ लिखा नहीं है। हाँ जी, तो टेम्परेचर पूछ रहा था कि ये स्क्वायर प्लेनर है, एक स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल है, तो स्क्वायर प्लेनर कब होगा, टेट्राहेड्रल कब होगा। तो बच्चे स्क्वायर प्लेनर कब होगा, तो स्क्वायर प्लेनर तो तब होगा ना जब स्क्वायर प्लेनर यानी कि डी इन्वॉल्व होगा, यानी कि उसको दबा दिया जाएगा, मतलब टेम्परेचर लो होगा। क्योंकि देखो ना, ये दो वीक लिगेंड दो स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दो वीक दो एक ही है, बट स्क्वायर प्लेनर एक है और दूसरा टेट्राहेड्रल। तो स्क्वायर प्लेनर को कब होता है, जब अंदर दबा दिया जाता है, यानी कि टेम्परेचर लो। कब होता है बच्चों, ये लो टेम्परेचर पे। और टेट्राहेड्रल कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से पेयर ना हो, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ धकेल के रखे, इलेक्ट्रॉन पेयर ना हो, यानी कि कब होगा बच्चों, तो हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे। यही तो है स्पिन क्रॉसओवर। तो लो टेम्परेचर पहला वाला स्क्वायर प्लेनर लो टेम्परेचर पे होगा, और दूसरा वाला क्या होगा, जो हाई टेम्परेचर पे होगा। तो लो लो नहीं, हाई हाई नहीं, देखो हाई लो नहीं, लो हाई लो, ये आंसर है सही। ठीक है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो है वो पूछा हुआ है। अब जरूरी नहीं कि -78 और 27 ही दे, हो सकता है कोई रूम टेम्परेचर ही किसी के लिए लो हो, कि रूम टेम्परेचर पे वो क्या करे, रूम टेम्परेचर पे वो आपको स्क्वायर प्लेनर बन जाए, और मान लो 30 आपको 40-50 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाए, वो टेट्राहेड्रल बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं। तो जो भी लो टेम्परेचर होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन दबा हुआ होगा, मतलब स्क्वायर प्लेनर की तरफ होगा, DsP2। और जब टेम्परेचर हाई होगा तो मतलब वो बाहर की तरफ होगा, मतलब जो होगा sp3 होगा। बात समझ रहे हो, दैट्स कॉल्ड स्पिन क्रॉसओवर। ठीक है, तो चलो वीबीटी हमारा फिनिश हुआ। अब वीबीटी की लिमिटेशन लिख लेते कि वीबीटी यानी कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ खड़ी की। लिख लो लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, लिख लीजिए, मैंने लिख के रखा है पॉइंट आपके लिए, क्योंकि ये वो छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ वीबीटी, लिखिए इसको ध्यान से लिखिए, जो मैं लिखा रहा हूं लिखिए। लिखेंगे नंबर 1, वीबीटी नेग्लेक्ट, वीबीटी नेग्लेक्ट contribution of orbital motion, contribution of orbital motion, VBT neglect contribution of orbital motion, that mean it shows only mu spin, that mean it shows only mu spin, that mean it shows only mu spin, कि ये सिर्फ म्यू स्पिन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफेरेंस, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफेरेंस, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफेरेंस इज नॉट यूनिवर्सल। आपने देखा ट्रांसफेरेंस हर जगह काम नहीं करता, हमें एक्सरे ESR XRD सब पे डिपेंडेंट होना पड़ता। मतलब यहाँ जो VBT ने ट्रांसफेरेंस का कॉन्सेप्ट दिया, ये कोई यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, हर जगह काम नहीं करता। ठीक है, आपने देखा ना एग्जाम्पल CONO2 होल 6 4- एक्सप्लेन्ड बाय ट्रांसफेरेंस, CONO2 होल 6 4- देखा था ना प्रिय आपने, CONO2 होल 6 4-, ये देखो, ये ट्रांसफेरेंस क्या किया, VBT ने एक्सप्लेन कर दिया।
CuNO2 होल 6 4 माइनस, ये ट्रांसफरेंस क्या किया, वीबीटी ने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन CuNH3 होल 4 2 प्लस, जो ये वाला एग्जांपल था, उसमें ट्रांसफरेंस का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया ही नहीं। देखो ये वाला CuNH3 होल 4 2 प्लस में कहाँ हुआ ट्रांसफरेंस, ठीक है, जबकि NH3 तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड था इसके लिए, बट कहाँ हुआ ट्रांसफरेंस। तो ट्रांसफरेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ काम नहीं करता हर जगह। नेक्स्ट लिखेंगे वही पुरानी बात, डजंट शो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, डजंट शो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, डजंट शो। नेक्स्ट लिखेंगे डजंट शो स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, कि ना तो इसने कलर को शो किया, ना तो इसने स्ट्रेंथ को शो किया। डिड नॉट एक्सप्लेन रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएक्टिव नेचर, इसने रिएक्टिव नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं किया। डिडंट एक्सप्लेन स्प्लिटिंग, इसने स्प्लिटिंग की भी कोई बात नहीं की। देखा ना, पूरा वीवीटी खत्म हो गया, कोई भी स्प्लिटिंग की बात नहीं हुई। स्प्लिटिंग कॉमा मैग्नेटिज्म कहने के लिए तो नेफ्लॉगजेटिक इफेक्ट भी नहीं शो किया, लेकिन छोड़ो ना, वो तो बड़ी चीज है नेफ्लॉगजेटिक इफेक्ट, हाँ नहीं लिखना है, डोंट वरी। तो इसने आपको वो भी शो, कलर भी नहीं शो किया, मैग्नेटिक आपको मैग्नेटिज्म भी शो नहीं किया। मैग्नेटिक मोमेंट तो अलग चीज थी, वो तो बच्चों वाली चीज थी, वो नहीं, मैग्नेटिज्म वो अलग चीज आएगी, ठीक है। इवन कि जब हम लोग पूरी तरह से हम लोग जब एलएस कपलिंग वगैरह पढ़ेंगे तब इन चीजों का नंबर आएगा। तो बच्चों इस तरह हमने देखा कि वीबीटी ने काफी सारी जगहों पर प्रॉब्लम क्रिएट की, आपको उतना डाटा शो नहीं किया। और भी कुछ है लिख लीजिए, जो किसके बारे में थ्योरी लिखने आ सकती है आपको। डियर स्टूडेंट्स, CSIR, JRF नेट, गेट, DRDO, बाग, टीफर, IIT-JEM, जियो साइंटिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर, ऐसे किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चों, तो हमारे पेड कोर्सेज परचेज कीजिए। हमारे सभी कोर्सेज आपको यहाँ डिस्प्ले पर दिख रहे होंगे। इसके लिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए हमारे प्ले स्टोर एप्लीकेशन से, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ, और ये हमारा मोबाइल नंबर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने सभी कोर्सेज पे 10 डेज 100% रिफंड पॉलिसी अवेल कर रखी। इसका मतलब आप ये समझिए कि आप 10 दिन तक खूब पढ़िए कोर्स परचेज करके। अगर आपको कोर्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 100% फी अपनी रिफंड ले सकते हैं। इसमें हमारा बहुत नुकसान है, ठीक है, GST, इंटरनेट हैंडलिंग चार्जेस, अदर टैक्सेशन कट जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए कि हमारा अपने कंटेंट पे किस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, हमने किस लेवल का कोर्स प्रिपेयर कर रखा है, कितना हाईटेक फ्यूचरिस्टिक एंड एडवांस कोर्स हमने बना रखा है, जो हम 100% रिफंड पॉलिसी एक्टिवेट कर रखा है हमने, जबकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा किसी ने भी नहीं किया है। डियर फ्रेंड्स, आपको जो भी कोर्सेज मिलेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से आपको स्टार्ट किए जाएंगे और बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक आपको पढ़ाए जाएंगे, ताकि किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी टाइम आपको कोई प्रॉब्लम होती है डियर स्टूडेंट्स, आपके प्रॉब्लम, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे, ताकि आप बहुत ही कम टाइम में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कीजिए और आप इतने टफ कंपटीशन एग्जाम्स में आप अपना रिजल्ट सिक्योर कर सकिए। थैंक यू सो मच। लिखेंगे नो एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्टॉर्शन ऑफ Cu2+ कॉम्प्लेक्स, कि Cu2+ में जो डिस्टॉर्शन आया, जो हमें XRD से चेक करना पड़ा, उसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है। डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग अबाउट स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको किसी 11th 12th की टीचर में पढ़ा दी, टीचर ने जरूर पढ़ाई होगी, लिखवा दी होगी, लेकिन वो भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा जो VBT है, लेक्चर लंबा था, ठीक है, बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस भी हुई, बट आफ्टर ऑल लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बात। एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने आज की क्लास में। ये भाई VBT का डेफिनेशन था। ये एक्सियल नॉन एक्सियल कॉन्सेप्ट भी और आएगा बच्चों। अब हम लोग जब CFT में जाएंगे ना, तब हम लोग इनके लेवल्स देखेंगे। देखो फिर कैसे लेवल निकलेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि आपको टेट्राहेड्रल के लिए क्या लेवल का ऑर्डर है, मैं आपको ऑक्टाहेड्रल के लिए, स्क्वायर प्लेनर के लिए, प्रिज्मेटिक के लिए, ट्रायंगुलर प्रिज्म के लिए। बच्चों आपको ऐसे याद हो जाएगा ना कि फूंक दोगे। आपको पता है आपको प्रॉब्लम क्या होती होगी, इनके ऑर्डर आपको याद नहीं होते होंगे। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ट्रायंगुलर प्रिज्मेटिक, स्क्वायर प्रिज्मेटिक, इनमें आपको याद नहीं होता होगा। एंटी प्रिज्म, ये सब याद नहीं होता होगा, लेकिन आपको कैसे याद हो जाएगा, यूं
चुटकियों में सारे याद हो जाएंगे। और क्वेश्चन तो इतने पूछे जाते हैं ना भाई साहब, इसके क्वेश्चन अब आप जाओ एमओटी के, अब वीबीटी के क्वेश्चन लगाओ, अब आप वर्नर थ्योरी के और वीबीटी के क्वेश्चन लगाओ, देखो कोई क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, देखो ये सब मैंने बताया आपको याद करने के लिए, बचपन में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्वेंचिंग का कॉन्सेप्ट बताया बच्चों। देखिए ये सब कुछ मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया, अपने प्रॉपर नोट्स बनाइए और अच्छे से स्टडी कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।